नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक 1% फॉर्मूला, जिसके लेखक हैं टॉम कॉनेलन। प्रस्तुत है उसका अगला भाग, अध्याय 6। किस तरह कुछ ना करने से आपको ज़्यादा करने में मदद मिलती है। 2 सप्ताह से केन ने अपने जीवन में एक कार्य करने का जो नया तरीका चुना था वह उससे चिपका हुआ था और इसे इसके बारे में अच्छा महसूस हुआ। ऐसा कई बार हुआ था जब यह उसे कड़ी मेहनत से ऐसा लगा, लेकिन अब जब उसने ठान लिया था कि वह एक भी दिन नहीं चूकेगा तो उसकी नई आदत ज़्यादा आरामदेह महसूस हो रही थी। वह जितना ज़्यादा आरामदेह और आत्मविश्वासी बना, उसके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक होने लगी। केन अपनी समय सारणी में हर दिन कुछ मिनट अलग रख देता था ताकि वह क्रिस के साथ अपने सत्र की कार्यसूची को पढ़ ले। उसने पाया कि खुद को इन लक्ष्यों की याद दिलाने से उसे अपनी नई आदत कायम रखने में मदद मिली थी। अब जब वह 1% वाले समूह के अंतिम सदस्य का इंतजार करते हुए एक बेंच पर बैठा तो उसने वह सूची दोबारा पढ़ी। जो करना है: नंबर 1, 30 दिनों तक हर दिन अपनी आदत का अभ्यास करेंगे तो यह स्वचालित बन जाएगी। नंबर 2, यही दूसरी आदतों के साथ भी करें, एक बार में 1। नंबर 3, जागरूक रहें कि विश्वास ही यह तय करते हैं कि आप घटनाओं की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। नंबर 4, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नकारात्मक विश्वासों को नए सिरे से ढालें। नंबर 5, फिसलने को गिरने में ना बदलने दें। आखिरी बिंदु को पर वह मुस्कुराया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह एक अच्छी सलाह थी और अब तो और भी ज़्यादा लग रही थी जब वह एक खड़े और उबड़ खाबड़ दिखने वाले पहाड़ के पैंदे में बैठा हुआ था। शायद जेफ को यह पहाड़ी लगेगी। आखिर जेफ पूर्व ओलंपिक ट्राई एथलीट थे जो उस वक्त अल्ट्रा मैराथन का प्रशिक्षण ले रहे थे। पहाड़ की ओर देखते हुए उसने मन ही मन 1% समूह के सदस्यों के साथ हुए सत्रों को याद किया। इस पर केन रोमांचित महसूस करने लगा कि जल्द ही वह 1% के फॉर्मूले की अंतिम कुंजी सीखेगा। वह जानता था कि इसमें जितने भी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत हो वह उसके लिए तैयार था। जब जेफ आए तो वे पार्किंग से नहीं आए जैसी केन को उम्मीद थी। वे एक पहाड़ी पगडंडी से धीरे धीरे दौड़ते हुए आए। उनके कंधों पर एक बैकपैक था। पसीना बह रहा था लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाए और अपना अपना परिचय दिया। टहलना कैसा रहेगा? जेफ ने पूछा। मुझे ठंडा होना होगा। बेहतरीन, केन ने कहा और अपना बैकपैक कंधों पर टांग कर पहाड़ी पगडंडी पर जेफ के साथ साथ ऊपर चलने लगा। वे 1% फॉर्मूले में केन की प्रगति और जेफ की प्रशिक्षण योजना के बारे में बातें कर रहे थे। जेफ ने कहा, मैं यहाँ उतनी ज्यादा बार नहीं आता हूँ, लेकिन यह प्रशिक्षण की मेरी प्रिय जगह है। और केन समझ सकता था कि क्यों। पहाड़ खड़ा था और यहाँ शारीरिक रूप से मेहनत भरी बहुत अच्छी कसरत हो सकती थी। केन ने अपनी निगाह दृढ़ता से सामने जमाए रखी। चलते हुए वो हमेशा ऊपर धकाते हुए अब उसे पसीना आने लगा था और वह सचमुच लय में आ गया था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वह जेफ की बराबरी पर चल रहा है। वह सोचने लगा कि शायद इसी चुनौती की वजह से जेफ उसे वहां लाए होंगे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जेफ रुक गए और केन से बोले, क्या आपको समझ आ रहा है कि मैंने यहाँ मिलने का सुझाव क्यों दिया था? और उनके दाईं ओर की ओर नज़ारे की ओर संकेत किया। केन ने इस बात पर गौर नहीं किया था कि वह पगडंडी उन्हें पहाड़ के दूसरे तरफ ले गई थी। अब उनके नीचे एक गहरी नीली झील थी जो पेड़ों से घिरी थी। ऊपर एक बाज उड़ रहा था। वाह, केन ने कहा। वह हैरान दिख रहा था। मेरा अंदाजा है कि आप हमेशा व्यस्त रहने वाले इंसान हैं, जेफ ने कहा। सही कहा जेफ,
केन बोला और जेफ को उसकी आवाज में गर्व की खनक सुनाई दी। मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए फुर्सत से बैठना या आराम करना बर्बादी जैसा महसूस होता है। मैं भी ऐसा ही था, जेफ ने जवाब दिया। एक गहरी सांस ली और बड़े पक्षी को पास से निकलते देखा। ऐसे ही थे, केन ने कहा, लेकिन निश्चित रूप से आप तो सबसे व्यस्त इंसानों में से एक होंगे। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत सा प्रशिक्षण लेना पड़ता है और आपका एक परिवार है, और बॉब ने कहा था कि आप अपना कारोबार भी चलाते हैं। जेफ खुलकर मुस्कुराया और केन को एहसास हुआ कि वे कितने शांत और केंद्रित दिख रहे थे। शायद उन्हें बहुत सी मदद मिली थी, या शायद वे उन लोगों में से एक थे जो रात को केवल 4 घंटे ही सोते हैं, और जब केन जैसे सामान्य इंसान सो रहे होते हैं तब अपने काम निपटा लेते हैं। क्या मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ? जेफ ने पूछा और अपना हाथ केन के कंधे पर रख दिया। तब केन ने जेफ की मुस्कान में कुछ और देखा, उस किस्म की समझ जो सिर्फ अनुभव से मिलती है। बिल्कुल, जरूर सुनाएं, केन ने कहा, और वे दोनों एक बार फिर पगडंडी पर चलने लगे। जेफ ने केन को बताया वे माध्यमिक स्कूल के समय से ही ओलंपिक खिलाड़ी बनना चाहते थे। उन्होंने अविश्वसनीय समर्पण दिखाया और ऐसे त्याग किए जिनके बारे में स्कूल के ज्यादातर बच्चे तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वे हर दिन प्रशिक्षण लेते थे, फिर सप्ताहांत पर उनकी माता पिता उन्हें छोटे कस्बे से घंटों कार चलाकर वहां ले जाते थे, जहां वे एक उत्कृष्ट कोच से प्रशिक्षण ले सके। बाद में उन्हें प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए उनके माता पिता ने अपने पूरे सप्ताहांत की आहुति दे दी। कॉलेज में जेफ ने कभी पार्टीबाजी नहीं की, उनके लिए तो बस प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा का कठोर समर्पण था। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना सपना हासिल कर लिया, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना। वे चौथे स्थान पर आए, जिससे वे अगले ओलंपिक में विजेता मंच पर पहुंचने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हुए। कुछ सेकंड की वजह से मैं एक मेडल से दूर रह गया। फर्क 1% का लगभग 10वां हिस्सा ही था। मैंने सोचा कि उस खाई को पाटने का एकमात्र तरीका सीधे प्रशिक्षण शुरू कर देना था, पहले से भी ज्यादा कठोर, जेफ ने कहा। कई कोच थे जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे आराम के लिए ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन मेरा विचार यह था, यदि मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूं तो कोई दूसरा ले रहा है। केन उनकी बात का मतलब समझ गया। वह कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएगा, लेकिन वह खुद भी कई बार सोचता था कि अगर वह एक पल के लिए भी काम छोड़कर चैन से बैठा तो दूसरे उससे आगे निकल जाएंगे। बहुत जल्दी मैं यहाँ वहाँ अपने समय से 1 सेकंड के अंश बचा रहा था, जेफ ने आगे कहा। मैं उत्तेजित महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से मेरे सारे जोड़ चीख रहे थे। मेरा एक घुटना तो सारे समय काफी दुखता रहता था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करना सीख लिया जब तक कि मैं हवाई में आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नहीं गया। जेफ ने कहा, ट्रायथलॉन्स में आप किसी बड़ी दौड़ से लगभग 1 महीने पहले प्रशिक्षण को घटा देते हैं। मुझे इससे सख्त नफरत थी, लेकिन मैंने इसके लिए खुद को विवश किया। वैसे ये काफी नहीं रहा। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। उन्होंने आगे कहा, मैं ज्यादातर रेस में सबसे आगे रहा, लेकिन अंतिम हिस्से में दौड़ते समय मेरा घुटना आखिरकार जवाब दे गया। अचानक ऐसा लगा जैसे वहां किसी ने चाकू घुसा दिया हो। मैंने जैसे तैसे दौड़ तो पूरी कर ली, लेकिन मैं लाइन पार करने वाले सबसे आखिरी धावकों में से रहा होऊंगा। मेरे इतने सारे ऑपरेशन हुए कि मुझे उनकी गिनती ही याद नहीं है। मैंने पुनर्वास में घंटे गुजारे ताकि उस तरह चल सकूं जिस तरह पहले चला करता था। मैं नीचे की ओर जाने वाले चक्र में फंस गया। यह सिर्फ शारीरिक चोट ही नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक हार भी थी। मुझे महसूस हो रहा था, अगर मैं ओलंपिक में नहीं जा पाया तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने जल्दी ही उम्मीद छोड़ दी और खुद को ढीला छोड़ दिया। किसी भी तरह का व्यायाम करना छोड़ गया। जो भी दिल चाहा खाने लगा, जेफ ने कहा। उन्होंने इशारा किया कि उन्हें पहाड़ के उस तरफ खुद ही कुछ सीढ़ियों से उतरना है, और वे झील की तरफ उतरने लगे।
जेफ ने आगे कहा, मैंने खुद को कोसा क्योंकि मुझे चेतावनी दी गई थी कि मेरे शरीर को दोबारा स्वस्थ होने के लिए प्रशिक्षण सत्रों के बीच आराम की जरूरत थी। मैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य भूल गया था, किटियस ऑल्टियस फोर्टियस, ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली। मैंने सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली बनने की कोशिश की थी और हर दिन कदम दर कदम बेहतर बनने की मेहनत करने के बजाय मैं तुरंत ही ऐसा बनना चाहता था। मैं उन लोगों की तरह था जिन्हें आप चिल्लाते सुनते हैं कि मैं धैर्य चाहता हूँ, मैं इसे तुरंत चाहता हूँ। केन ने पूछा, आप पटरी पर कैसे लौटे? जेफ ने जवाब दिया, मेरे डैडी को चिंता हो रही थी कि अगर मैं बिस्तर से नहीं उठ पाया तो मेरा क्या होगा। इसलिए वे मुझसे बातचीत करने के लिए अपने एक सहकर्मी को ले आए। उस आदमी ने जेफ को 1% के फॉर्मूले से परिचित कराया। अंततः जेफ ने एक एक करके ज्यादा स्वस्थ आदतें डाली, जिनमें आराम की अवधि तय करना शामिल था। उन्होंने दोबारा कॉलेज जाकर एक बिजनेस डिग्री ली और ज्यादा छोटी ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण लेने लगे। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे ऊपर का रास्ता बनाया। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता था, लेकिन मैं अपने शरीर को स्वास्थ्य लाभ का समय भी देता था। धीरे धीरे मैंने अपने प्रदर्शन को बेहतर होते देखा, ट्रायथलॉन्स में, अध्ययन में, संबंधों में, कामकाज में, हर क्षेत्र में। केन और जेफ तलहटी तक पहुंच गए थे। अब झील ठीक सामने थी। उतरने के दबाव की वजह से केन के पैर की मांसपेशियां कपकपा रही थीं और जल रही थीं। दोनों ने अपनी अपनी पानी की बोतलों से पानी पिया। नजदीक ही एक छोटा झरना था जो एक धारा के जरिए झील में पानी पहुंचाता था। उन्हें पगडंडी पर कभी कभार कोई पदयात्री या धावक मिला था, लेकिन फिर भी केन को यह उम्मीद नहीं थी कि वहां झरने में उसे लगभग 6 लोग डूबे दिखेंगे। उनके चारों तरफ भाप उठ रही थी। अब वह समझ गया कि जेफ ने उससे क्यों कहा था कि वह तैरने वाले शॉर्ट्स पहने और एक तौलिया बदलने के कपड़े लेकर आए। केन और जेफ चलकर वहां गए, दूसरे धावकों और पदयात्रियों का अभिवादन किया, अपना सामान कोने पर रखा और पानी में उतर गए। केन खुश हुआ कि यह सुखद रूप से गर्म था। जेफ ने कहा, जब मैंने शौकिया ट्रायथलॉन शुरू किए तो मैं जानता था कि मुझे प्रशिक्षण और आराम के बीच पहले से ज्यादा चतुर संतुलन बनाने की जरूरत थी। इसीलिए मैं इसे सीखने के लिए ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र गया। वहाँ के कोच ने मुझे बताया कि उनकी प्रशिक्षण दिनचर्या बस यह जानने के बारे में है कि कब मेहनत की जाए और कब आराम किया जाए। वहाँ एक विशेष एथलीट रिकवरी सेंटर भी है। आप जानते हैं, कई खिलाड़ियों के लिए उस केंद्र के सबसे प्रिय हिस्सों में से एक क्या है? गर्म पानी वाला बाथटब। क्या पता क्यों है? केन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वह महसूस कर सकता था कि गर्म पानी में उसके पैर की मांसपेशियों का और उसके दिमाग का भी तनाव पिघल रहा है। खिलाड़ी लगभग हर दिन रिकवरी सेंटर जाते हैं। कुछ विधियां हॉट टब से ज्यादा आधुनिक हैं, जैसे कंप्रेशन सूट्स, जेफ ने कहा। केन के चेहरे पर सवालिया भाव देखकर उन्होंने स्पष्ट किया कि दबाव डालने के लिए सूट के आस्तीनों और पैरों से हवा भरी जाती है। इससे किसी प्रशिक्षण सत्र के तुरंत बाद खून का प्रवाह बना रहता है। एक एक्वा मसाज बेड होता है जो उच्च दाब वाली पानी की धाराओं को शरीर पर ऊपर नीचे चलाता है, उन्होंने आगे कहा। स्वास्थ्य वर्धक नाश्ते भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ सही पोषण पर निर्भर करता है। आपको प्रशिक्षण सत्र पूरा करने के 20 मिनट के भीतर अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन की जरूरत होती है। एक ड्राई सोना और एक स्टीम रूम है, मसाज थेरेपिस्ट, ध्यान, योगा क्लासेस। सचमुच? केन ने कहा। यह तो किसी स्पा जैसा लगता है। वह यह सोचे बिना नहीं रह पाया, क्या आराम करना खेलों में ही नहीं, किसी भी चीज में उत्कृष्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका था। यह विलासिता जैसा लग सकता है केन, लेकिन सादा शोध दर्शाता है कि शीर्ष 1% लोग स्वास्थ्य लाभ के समय को हमेशा अपने दिन में स्थान देते हैं। जेफ ने जवाब दिया। उसेन बोल्ट एक बेहतरीन मिसाल हैं। 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने 100 मीटर की दौड़
9.69 सेकंड में पूरी की और विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया। मैंने वो दौड़ देखी थी केन ने कहा। वे अविश्वसनीय थे। सचमुच अविश्वसनीय बात यह है कि उसके 3 साल पहले वे 9.75 सेकंड के अवरोध को नहीं तोड़ पा रहे थे। उन्हें प्रगति का महत्वपूर्ण रहस्य तब मिला जब उनके प्रशिक्षकों को एहसास हुआ कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। बोल्ट चिंतित थे कि दिनचर्या में आराम की अवधि बढ़ाने से उनकी गति कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उनका समय 0.6% बेहतर हो गया, जेफ ने कहा। इस सुधार ने जो 1% से भी कम था, उन्हें एक असाधारण धावक से संसार का सबसे तेज धावक बना दिया। मैं देख सकता हूँ कि प्रशिक्षण के दर्द और थकान से भरा खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सकता, लेकिन क्या यह बात मुझे जैसे व्यक्ति पर भी लागू होती है? केन ने कहा। मेरा नजरिया है, मैं जितने ज्यादा घंटे काम में बिताता हूँ, मैं उतना ही ज्यादा काम करता हूँ। बात खत्म। दबाव में होने पर ज्यादातर लोग आराम करना, व्यायाम करना और सही तरीके से खाना छोड़ देते हैं। वे कम सोते हैं और ज्यादा लंबे घंटे काम करते हैं, जेफ ने कहा। लेकिन यह बड़ी भारी गलती है। एक बात तो यह है कि जो लोग हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं, उन्हें हृदय रोग या हार्ट अटैक होने की आशंका उन लोगों से 56% ज्यादा होती है जो 10 घंटे से काम कम करते हैं। दुखद बात यह है कि एक निश्चित बिंदु से परे ज्यादा समय तक काम करना दरअसल हानिकारक बन जाता है। यह मेरे बॉस को बताने की कोशिश करें, केन ने एक शुष्क मुस्कान के साथ कहा। यह एक बेहतरीन विचार है केन, जेफ ने जवाब दिया। जब मैंने देखा कि स्वास्थ्य लाभ को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से मुझे जीवन के सभी पहलुओं में कितने लाभ मिल रहे हैं, तो मैंने शोध का अध्ययन किया। मैंने सीखा कि शीर्ष 1% लोगों को अलग करने वाली चीज यह है कि वे दिन भर एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। यह सब काम और आराम के सही संतुलन के बारे में है। केन ने पूछा, यह संतुलन कैसा होता है? किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एकाग्रचित होकर एक समय में 90 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते हैं। ऐसे 2 सत्रों के बीच में आराम के अवकाश होते हैं। वे दिन में छोटी झपकी लेते हैं, रात को कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और नियमित वैकेशन लेते हैं, जेफ ने कहा। केन ने पल भर के लिए कल्पना की कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करेगा अगर उसका जीवन एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की इस लय पर चले। जेफ ने पूछा, क्या बॉब ने आपको प्रतिभाशाली वायलिन वादकों के अध्ययन के बारे में बताया है? केन ने कहा, निश्चित रूप से। जहां उन्होंने उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया और यह पाया कि सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे कितने घंटे अभ्यास करते थे। शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए कम से कम 10,000 घंटे। देखिए, इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि काम और आराम के प्रति लयबद्ध नीति अपनाने से आपको 1% लाभ कैसे मिल सकता है, जेफ ने कहा। देखिए, उनकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे कितना आराम करते थे और कितनी बार करते थे। बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों की एक दैनिक दिनचर्या थी जिसमें वे एक बार में 90 मिनट तक अभ्यास करते थे, जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं होता था। लेकिन 90 मिनट के 2 सत्रों के बीच में अंतराल जरूर रहता था। सबसे कम सफल समूह में वायलिन वादकों की तो अभ्यास और आराम की कोई दिनचर्या ही नहीं रहती थी। ऊपर वाले 2 समूहों के लोग रात में औसतन 8.6 घंटे सोए, जबकि सबसे नीचे वाले समूह के लोग औसतन 7.8 घंटे सोए। शीर्ष 2 समूहों ने लगभग 3 घंटे प्रति सप्ताह झपकी ली, जबकि निचले समूह ने सप्ताह में 1 घंटे से भी कम झपकी ली। क्या आप मजाक कर रहे हैं? केन ने कहा। मैं तो यह मानता था कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले वे चिड़चिड़े लोग होंगे जिन्हें रात में सिर्फ 3-4 घंटों की नींद की जरूरत होती है। यह काफी हद तक एक शहरी मिथक है, केन। एक निद्रा विशेषज्ञ ने कहा है, जिन लोगों को 5 घंटे से कम नींद की जरूरत होती है, उनका प्रतिशत लगभग 0 है। दरअसल
95% लोगों को सामान्य ढंग से काम करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, उनमें से ज्यादातर खुद को धोखा दे रहे हैं, जेफ ने कहा। वे शायद अगले दिन कैफीन और शक्कर की खुराक लेकर काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो हो, अगर पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो आपका प्रदर्शन गिर जाता है। ओह, मुझे तो हर रात को अमूमन 6 या 6.5 घंटे की नींद ही मिल पाती है, केन ने कहा। औसत यही है, लेकिन आप जिस 1% सुधार के बारे में सुन रहे हैं, उसे हासिल करने के लिए बेहतर होगा कि आप महान लोगों का अनुसरण करें, जेफ ने कहा। 1% समूह के बाकी सदस्य और मैं हर रात 8 घंटों की नींद का लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि हम उन उत्कृष्ट प्रदर्शकों जैसा बनना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन के एक और दिन के लिए पूरी तरह तैयार। नींद में ऐसा क्या है जो प्रदर्शन को इतना ज्यादा बेहतर बनाता है? देखिए, जवाब में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जेफ ने कहा। अगर आप सुधार के मार्ग पर बने रहना चाहते हैं तो अभ्यास करना और सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, 1% के फॉर्मूले से तो मैं यही समझता हूँ, केन ने जवाब दिया। देखिए, नींद में आप अपनी स्मृतियों को व्यवस्थित और संगठित करते हैं ताकि आप 1% वाले जो सुविचारित अभ्यास करते हैं उसका उपयोग कर सकें। इसलिए आपको रात को अच्छी नींद की जरूरत होती है। आप अपनी रचनात्मकता, समस्याएं सुलझाने और दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की योग्यता में भी वृद्धि देखेंगे। पर्याप्त नींद हो तो आप बुरी मनोदशा, अधीरता, एकाग्रता में कमी और गलतियों में वृद्धि देखेंगे। जरा सोचें, अस्पतालों में कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं। जब डॉक्टर और नर्स बहुत लंबी शिफ्ट में काम करते हैं, तब आपको कम सजगता और प्रदर्शन में गिरावट दिखाई देती है, जेफ ने कहा। केन ने अब कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों को एक नई रोशनी में देखा, जिनका सामना उसने अपने कामकाज और घर पर किया था। शायद 2 घंटे ज्यादा नींद की बदौलत वह उनसे ज्यादा अच्छी तरह निपट सकता था। उसने कहा, जब मैं लगातार कुछ रातों को देर तक जागता हूँ तो कई बार दिन पूरा करना भी एक समस्या लगती है, केन ने जवाब दिया। जेफ ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त शारीरिक और मानसिक संसाधन नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए भी अंततः ज्यादा कठोरता से काम करना होता है। आप निश्चित रूप से एकाग्र होने, सीखने और बेहतर बनने की स्थिति में नहीं होते हैं, केन ने कहा। शायद ज्यादा जल्दी सोने जाना वह अगली आदत होगी जो मैं शुरू करूंगा जब वह आदत पड़ जाएगी जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। बेहतरीन, जेफ ने जवाब दिया। उसके बाद आप यह नई दैनिक आदत डाल सकते हैं। आप 90 मिनट के कामकाजी सत्र रखें और उनके बीच में अंतराल रखें, जिसमें से एक में आप लंच के बाद झपकी लें। क्या पता जेफ, कई बार मैं रविवार दोपहर को झपकी लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आधे घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक हमेशा आलस महसूस करता हूँ, केन ने कहा। मैं सप्ताह में किसी दूसरे दिन ऐसा नहीं रह सकता। रहस्य झपकी को छोटा रखना है, जेफ ने जवाब दिया। आप नींद की कई अवस्थाओं से गुजरते हैं और वीकेंड की उन झपकियों में आप शायद इतनी देर तक सोए रहते हैं कि आप उन ज्यादा गहरी अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं जिनसे जागने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन सप्ताह के दिनों में अगर आप 10 से 30 मिनट की झपकी लेते हैं तो आप नींद की ज्यादा हल्की अवस्थाओं में ही रहेंगे और जागने पर तरोताजा महसूस करेंगे। जापान में हुए एक अध्ययन ने दर्शाया है कि लंच के बाद सिर्फ 15 मिनट की झपकी से लोग बाकी दिन ज्यादा चौकस रहते हैं। आज के लिए इस ऑडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।